बच्चा लोग, आज सरिता मैम का लेक्चर नहीं है। उनके फैमिली में किसी का डेथ हो गया है, तो आई पुल इट टिल 9 o'clock। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले ही किया था। हेलो। समझ ही जाएगा थोड़ी देर में। चलो चलो चलो, शैल वी स्टार्ट। पंखा बंद कर देना निन्या। श्रेया आ गया जो बेटा। साक्षी, शक्ल बनाने का ही नहीं, और 2 बच्चे आएंगे। कहाँ बिठाएगी? तेरे बाजू में बेटा। 2 और एक दूसरा, और वहां तीन ही बैठे। क्यों? निमिष और कौन नहीं आया है अब तक? आसावरी नहीं आई है, श्रावणी नहीं आई है, और कोई नहीं आया है। अरे कौन? कीर्ति ऑनलाइन है ना? हेतल ऑनलाइन है। हाँ, निशान आ रहे हैं, आ रहे हैं। पैसा दोनों में से एक जगह बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। पावर्स ऑफ बोर्ड टू फॉर्म अ कमिटी। चलो चलो, बोर्ड कमिटी शुरू करते हैं। चलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिराइव पावर्स फ्रॉम एओए। बराबर है, जो बीओडी है वो डिराइव करता है पावर्स एओए से, ऑफ द कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल एफ, लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो टेबल एच। पावर डिराइव करता है। द बोर्ड में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट मतलब गिव। क्या दे सकता है? एनी ऑफ इट्स पावर्स। किसको दे सकता है? कमिटीज को। बराबर है। कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर और मेंबर्स ऑफ इट्स बॉडी एज इट थिंक्स फिट। उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? एज इट थिंक्स फिट। बराबर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर किसको दे रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर किसको दे रहे हैं? कमिटीज को। किसको दे रहे हैं? कमिटीज को। और कमिटी में कितने लोग होंगे? एज बोर्ड में थिंक फिट। Any committee so formed shall in the exercise of powers so delegated conform to any regulation that may be imposed on it by board। कोई भी कमिटी जो फॉर्म हुई है वो पावर्स एक्सरसाइज करेगी। कौन से पावर एक्सरसाइज करेगी? जो उनको डेलीगेट किए हैं। एंड जो कंफर्म करे, कंफर्म किसको करेंगे? रेगुलेशन दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन इट बाय द बोर्ड। बराबर है। बोर्ड मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सेबी रेगुलेशन में बोर्ड देखा मतलब सेबी, कंपनीज एक्ट में बोर्ड देखा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? अंडर रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, व्हेन कमिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एस्टैब्लिश। एलओडीआर क्या बोलता है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटी बनाया गया, उनका मैंडेट, मैंडेट मतलब उनका काम, उनका स्ट्रक्चर, उनका ऑफिस, उनका कॉम्पोजिशन, उनका वर्किंग प्रोसीजर, वो सब डिफाइन करना पड़ता है एंड डिस्क्लोज करना पड़ता है बाय बीओडी। तो एलओडीआर क्या बोलता है? जब बीओडी कमिटी बनाएगा तो सब कुछ बताएगा कि जो कमिटी है उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, कमिटी का काम क्या होगा, कमिटी का वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे। ठीक है। एंड डिस्क्लोज भी किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंडेटरी कमिटीज, ये सारे नाम याद करो पहले। ये सारे मैंडेटरीज कमिटी है, मैंडेटरी कमिटीज है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। शक्ल ठीक कर, क्या हो गया?
कुछ गिर गया? भूख? तेरे को लेक्चर चालू होते ही कैसे भूख लगती है? तो खा के क्यों नहीं बैठता? अरे मैं याद करूँ तो ब्रेक में जाके खा के आने का ना। हम करके बैठा था ना, हम्म। पॉइंट करके बैठा था, बेचारा बोलता है मैं छोड़ दो। सीएस छोड़ दे। उसको छोड़ना बोला मैं। मैंडेटरी कमिटीज कौन सी है? नाम याद करो चारों, कम ऑन, क्विक 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 क्विक। ऑडिट है, एनआरसी है। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तीसरी कौन है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। चौथी कौन है? सीएसआर। सेबी में और एक है आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के अंडर मैंडेटरी है। जब सेबी रेगुलेशन आएगा तो और एक ऐड होती है, विच इज आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, उसके बारे में भी है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी, एकदम ध्यान। ऑडिट कमेटी का सेक्शन हमको लिखना पड़ेगा, सेक्शन 177 और रूल 6। रूल 6 किसका है वो भी लिखना पड़ेगा बच्चा लोग। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। और थोड़ा जगह छोड़ना वहां पे नीचे अपने को, उसके किस किस को ऑडिट कमेटी लगता है वो भी लिखना है। ये क्या है क्लास में? डन, लिख दिए। चलो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, एकदम जब भी कमिटीज पढ़ते हैं ना, एकदम अटेंशन देना, क्योंकि एक आधा कमिटी पूछना हाई चांस होता है एग्जाम में। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी कौन सी कंपनी को रिक्वायर्ड है, ये अपने को शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सुनो सुनो, कैसे लिखने का मैं तुमको बताऊं। ऑडिट कमिटी ऐसे तुम टॉपिक दोगे ना, उसके बाद ऐसे पंखा बनाओ, समझा? पंखा बनाने का, जिसमें लिखने का लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है। फिर दूसरी पब्लिक कंपनी, किसको? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या ज्यादा, करेक्ट। फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा। फिर ऑल पब्लिक कंपनीज जिसका क्या है? आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स कितना है? 50 करोड़ से ज्यादा, एक्सीडिंग है, एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तुमको फर्क समझ में आता है यहाँ पे और यहाँ पे में? यहाँ पे 10 करोड़ और मोर है, मतलब 10 करोड़ भी है तो अपॉइंट करना पड़ेगा, या उससे ज्यादा है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 करोड़ या मोर है, और यहाँ पे मतलब .50 है तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, 50 से ज्यादा है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। लिमिट्स, ऑडिट कमिटी कौन से कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ेगा? लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। फिर पब्लिक कंपनी जिसका कितना है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, करेक्ट। पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर या डिपॉजिट कितना है? एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है, लिख दो लिख दो लिख दो, शॉर्ट में पंखा बनाओ पंखा बनाओ। कहाँ लिखोगे? जहां सेक्शन लिखा है। जब सेक्शन रिवाइज करेंगे तो फटाफट लिखना पड़ेगा ना, देख लेंगे वहां पे, है ना? पंखा नहीं बनाना है तो ऐसे चार्ट बना दो, है ना? चार्ट भी बना दोगे तो चल जाएगा ऐसा।
तूने क्या बनाया पंखा? आज तू अच्छी लग रही है, बाल बांधा कर। अरे मत बोलो, हवा में लटाएगी। बोल जाओ कि इसी को शॉर्ट में लिखना है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या मोर, टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ या मोर। हुआ? लिखा? चलो फटाफट। तो कॉलेज जाके आएंगे। अच्छा, बाय द वे, जो लेट आया, सरिता मैम का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि उनके फैमिली में किसी का डेथ हो गया है। नहीं बोलते हैं क्या? एक सेकेंड, उसके उसके बदले मेरा लेक्चर होगा। अरे वो रोने आ गई। मेरे को नींद आ क्या पेड अप शेयर कैपिटल एक बार में ही सब पता किया मैं पब्लिक। तुमने जल्दी ये कर दिया, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो बता ही रही थी पूरा संक्षिप्त में। डन क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या बोला। तो आज का 3 चैप्टर करने वाला है और कल पूरा डायरेक्टर्स कर लेगा। चुप बैठ ना, पढ़ाई कर, मत पूछ। वो मेरा प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम पढ़ाई करना है। जितना पढ़ा है मैंने उतना पढ़ लिया तूने, तो पढ़ाई कर। पेड अप शेयर कैपिटल, turnover, outstanding loan, debenture deposits, as the case may be, as existing on the last date of audited financial statement shall be taken into account for the purpose of this role। बराबर है। जब हम पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हैं, टर्नओवर देख रहे हैं, तो कभी का देखेंगे? तो बोला लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाएंगे। गॉट द पॉइंट? The following classes of unlisted public company shall not be covered for above purpose। कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कवर नहीं किया गया? जॉइंट वेंचर है तो उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। होली ऑन सब्सिडरी है तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। डोरमेंट कंपनी है तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, अभी ए लिमिटेड जो है एक लिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, लोन्स है ही नहीं, और टर्नओवर 50 करोड़ है। ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स छोड़ के मुझे जवाब देना, अपॉइंट करना है या नहीं? ओल्ड स्टूडेंट्स छोड़ के, जो मेरे साथ ऑलरेडी ग्रुप 2 बैठे हैं वो छोड़ के करना है, बट सारे लिमिट्स के नीचे है। तो लिस्टेड कंपनी है तो लिमिट्स देखना ही नहीं, करना ही है। और लिमिट्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। कॉम्पोजिशन मतलब फॉर्मेशन, कॉम्पोजिशन मतलब फॉर्मेशन। यहाँ पे तुमको 2 डब्बे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेक्शन 177 के हिसाब से पढ़ेंगे और सेबी एलओडीआर के हिसाब से पढ़ेंगे। जहाँ पे ऑडिट कमिटी लिखा है वहां पे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन भी लिख दो। पीछे 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 सेक्शन के वहां पे रेगुलेशन 18 सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 लिख दो।
जहाँ सेक्शन लिखा है ना 177 वगैरह, ऑडिट कमेटी का ही बारे में लिख रहे हो ना, वहां पे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 18 भी लिख दो, ये वाला पार्ट। तो ऑडिट कमेटी में हम सेक्शन 177 देखते हैं, रूल 6 देखते हैं, लिमिट्स देखते हैं और रेगुलेशन भी देखते हैं। समझा क्या? अब ये जो सेबी एलओडीआर है, ये कौन सी कंपनी के लिए रहेगा? सिर्फ लिस्टेड। किसके लिए है? सिर्फ लिस्टेड। ये किसके लिए है? 177 सबके लिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आ जाओ। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एलओडीआर भी सेम बोलता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मुझे दोनों पढ़ के बताओगे तुम, सेक्शन 177 के हिसाब से एंड रेगुलेशन 18 के हिसाब से। कम ऑन। जी। डन। क्या बोला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में एज पर 177? हाँ, टोटल मेंबर्स में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल फॉर्म द मेजॉरिटी। तो अगर 3 ही मेंबर है कमिटी में तो आईडी कितने होंगे? 2। क्योंकि मेजॉरिटी में क्या होने चाहिए? आईडी। ये कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। ठीक। एलओडीआर क्या बताता है? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स। बराबर है। और अगर लिस्टेड एंटिटी ने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किया है, आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी, एसआर मतलब सुपीरियर राइट या स्पेशल राइट, इक्विटी शेयर्स है, मार्केट में है, तो उसको ऑडिट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ क्या बिठाने पड़ेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑल द मेंबर्स वुड बी आईडी। डू यू अंडरस्टैंड? चेयरपर्सन के बारे में दोनों पढ़ो और बताओ मुझे क्या बोला है। पढ़ लिए? चेयरपर्सन क्या होगा एज पर कंपनीज एक्ट? और यहाँ पे भी क्या बोला है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नो चेंज। करेक्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला है, ध्यान, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन मस्ट हैव एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई जितने भी लोग हैं ऑडिट कमिटी में, उनको क्या आना चाहिए? रीड करना और समझना। क्या समझ में आना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है? ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। उनका फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। एंड एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको अकाउंटिंग या रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हो। वापस पढ़ो, सारे मेंबर्स को क्या होना चाहिए? सारे मेंबर्स क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट। और एक मेंबर को क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? See, presence in AGM और जनरल मीटिंग नॉट प्रोवाइडेड इन एक्ट, हाउएवर SS2, क्या चेयरमैन को प्रेजेंट रहना पड़ेगा एजीएम में, जनरल मीटिंग में, ऑडिटर्स को? ऐसा कुछ बोला नहीं है कंपनीज एक्ट में। बट जो SS2 है, SS2 किसके बारे में बात करता है? जनरल मीटिंग के बारे में। उसने बोला है कि या तो चेयरमैन ऑफ द कमिटी या कोई भी मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथोराइज्ड बाय चेयरमैन ऑफ द कमिटी कैन अटेंड जनरल मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। तो SS2 बोलता है कि जनरल मीटिंग कौन अटेंड करेगा? ऑडिट कमिटी का चेयरमैन या उसके बिहाफ पे कोई तो मेंबर जिसको उसने ऑथोराइज किया। क्लियर? यहाँ पे सेबी क्या बोलता है? चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी प्रेजेंट एट टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। वेरी क्लियर। सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी कौन होगा? नॉट प्रोवाइडेड। सेबी क्या बोलता है? ऑडिट कमिटी का सेक्रेटरी CS बनेगा। ठीक। अब समझा तुमको कमिटीज क्यों पढ़ा रहे हैं? वैसे भी कंपनीज एक्ट है। प्रेजेंस ऑफ अदर इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, क्या ऑडिट कमिटी बाहर वाले किसी लोगों को बुला सकता है क्या? तो यहाँ पे बोला है ऑडिट कमिटी कैन कॉल कमेंट्स ऑफ द
किसका कमेंट्स बुला सकता है? ऑडिटर्स का, अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जर्वेशंस एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कमेंट्स कब बुलाएगा वो ऑडिटर से? बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड। बोर्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होते हैं, उसके पहले किसके पास जाते हैं? ऑडिट कमिटी। तो ऑडिटर पहले, ऑडिट कमिटी ऑडिटर से पहले बातचीत कर लेगा, फिर किसको सबमिट करेगा? बोर्ड को। डू यू अंडरस्टैंड? किस किस बारे में कमेंट्स बुलाएगा? पहला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके ऑब्जर्वेशंस, तीसरा रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब करेगा ऑडिट कमिटी? बिफोर देयर सबमिशन टू बोर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? समझा कि नहीं? हाँ बोलो। एंड may also discuss related issues with internal and statutory auditors। कुछ इश्यू है तो डिस्कस भी करेगा। किसके साथ डिस्कस करेगा? इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये साइड देखो क्या बोलता है। समझा क्या फर्स्ट पैराग्राफ में? ऑडिट कमिटी किस किस को बुला सकता है? उसका डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब किस किस को बुला सकता है? फाइनेंस डायरेक्टर या हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, a representative of statutory auditor and any other executive to be present at the meeting। बराबर। provided that occasionally the audit committee may meet without presence of any executive। बिना कोई executive के भी वो मीटिंग कर सकता है। ठीक। मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी, जरा पढ़ के बताओ मुझे, मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग कुछ बोला है क्या कंपनीज एक्ट में? बोला है? बोला है एज ऑफन एज नेसेसरी, सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ या एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड। अगर बोर्ड ने या कोई और लॉ ने मिनिमम नंबर बोला है तो उस हिसाब से मिलेंगे, वरना जब जरूरत हो तब मिलेंगे। बट ये तो बोलेगा, सेबी तो बोलता ही है। तो सेबी क्या बोलता है? एटलीस्ट, मार्क कर लो, एंड 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिटवीन टू मीटिंग्स। दो मीटिंग्स का गैप 120 दिन, उससे ज्यादा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। ये सेम रिपीट हुआ है, सेम रिपीट हुआ है। डन। चलो एकदम ध्यान देना कोरम पे, एकदम ध्यान। अभी एज पर SS1, अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन एक्ट, अगर एक्ट में दिया है तो उस हिसाब से, या AOA में दिया हो सकता है अबाउट द कोरम, या एनी अदर लॉ में दिया हो सकता है कोरम। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। क्या बोला है? unless it is specified in some act, unless it is specified in AOA, unless it is specified in some other law, जो भी कमिटी बोर्ड ने फॉर्म की है उसमें कोरम कितना होगा? एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड। कितना कोरम होगा कमिटी में? एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड। एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड मतलब एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। ठीक है। वो बोलता है कि अगर कोई एक्ट में दिया है तो उस हिसाब से करो, अगर आर्टिकल्स में दिया है तो उस हिसाब से करो, कोई और लॉ बोलता है तो उस हिसाब से कोरम रखो, कुछ नहीं बोलता है तो इट विल बी एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर बोर्ड ने भी कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स शुड बी द कोरम। डू यू अंडरस्टैंड? ये कंपनीज एक्ट बोलता है। सभी क्या बोलता है? 2 members और 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी विच एवर इज ग्रेटर। कितने मेंबर्स होने चाहिए कोरम के लिए? 2 और 1/3, 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर। और उसमें एटलीस्ट कितने आईडीज होने चाहिए? 2। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब मार्क करना।
हाँ। 1 मिनट देना, हाँ। एक पूरा ही लिखना पड़ेगा, छोड़ो, 2 मार्क। पूरा पढ़ो पहले। पावर ऑफ ऑडिट कमिटी, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझता है, पढ़ के बताओ मुझे। कौन से चाहिए भाई? ये वाले तो बाहर से अपन क्या पढ़ रहे हैं? बोर्ड कंपोजिशन। तो पढ़ा पैराग्राफ? इज्जत में पैराग्राफ पढ़ो, मैं किसी को भी पूछूंगी। जब मैं बोलती हूँ पढ़ो तो सबकी नजर बुक में होनी चाहिए। क्या बोला है? पढ़ा पैराग्राफ? क्या बोलने की कोशिश की है? ऑडिट कमेटी को क्या अथॉरिटी है? कौन से आइटम्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे? जो 177 में दिया है या बोर्ड ने रेफर किया है, बराबर है। और उसके लिए उनके पास क्या पावर है? एडवाइस दे सकते हैं, कहाँ से? और उनको फुल एक्सेस दिया जाएगा, किसका? कंटेन इन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। डू यू अंडरस्टैंड? सभी के हिसाब से पढ़ो। पढ़े। क्या क्या बोला है? ऑडिट कमेटी के पास क्या क्या पावर्स है? टू कौन से एक्टिविटी में? जो उनको रेफर किया गया है। दूसरा क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है? एम्प्लॉय से। तीसरा, आउटसाइड लीगल एडवाइस ले सकता है। ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, बराबर है। उसके बाद अटेंडेंस बुला सकता है। किसका अटेंडेंस ले सकता है? आउटसाइडर्स का, विथ रेलेवेंट एक्सपर्टीज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। वेरी क्लियर? ठीक। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी, ये जो फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी है ना बच्चा लोग, दिस इज एज पर सेक्शन 177 सबसेक्शन 4। ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट का है। सेबी का अपन अलग से लिखेंगे। दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। सेक्शन 177 क्या बोलता है? एवरी ऑडिट कमिटी शैल इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ऑडिट कमिटी का काम क्या होगा? जो उनको रेफर किया गया है, बराबर है। स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड। उनको रेफरेंस कौन देगा काम का? बोर्ड। कैसे देगा बोर्ड? राइटिंग में। समझा? टर्म्स ऑफ रेफरेंस एज प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड शैल इंटर आलिया इंक्लूड। इंटर आलिया मतलब along with amongst it. इंटर आलिया का मतलब दैट्स करेक्ट, अमंगस्ट अदर थिंग्स। क्या इसका मतलब क्या होता है? इंटर आलिया का मतलब नहीं पता अब तक? इसका अमंगस्ट अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है? अमंगस्ट अदर थिंग्स का मतलब क्लियरली बता शुभम, मन में मत बात कर, मेरे को सुनाई कैसे देगा? होंगे उसमें बोर्ड मतलब टर्म्स बताए होंगे, उसके साथ ये भी बताया होगा। अमंगस्ट अदर थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें काम है ऑडिट कमेटी का।
वो बहुत सारी चीजों के साथ ये भी स्पेसिफिकली है, समझा? अमंगस्ट अदर थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजों के साथ ये भी उनका ड्यूटीज है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज इंटर आलिया, वंस एंड फॉर ऑल। याद कर लो वरना मत दो, हजारों बार आ गया ये वर्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटर आलिया? अमंगस्ट अदर थिंग्स। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, किस चीज का अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन देते हैं वो लोग? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर कौन होगा उसका रिकमेंडेशन देंगे, उसका रेम्यूनरेशन बताएंगे और उसका टर्म्स रिकमेंड करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? कमिटी सिर्फ रिकमेंड करता है, अपॉइंट कौन करता है? सॉरी, वो रेकमेंड किसको करता है? वो बोर्ड को। बोर्ड किसको रेकमेंड करता है? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर क्या करता है? अपॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड? दूसरा, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। ऑडिटर कैसे परफॉर्म करता है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसका परफॉर्मेंस को रिव्यू एंड मॉनिटर करते हैं। सी, एग्जामिन करता है, किस चीज को एग्जामिन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर अप्रूवल एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो अप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किस चीज को मॉडिफाई करते हैं? ट्रांजैक्शन को विथ रिलेटेड पार्टीज। डू यू नो व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? कंपनी का कोई रिलेटेड पार्टी है, कंपनी का क्या है? कोई रिलेटेड पार्टी। फॉर एग्जांपल कंपनी का डायरेक्टर उसका रिलेटेड पार्टी है, कंपनी का होल्डिंग कंपनी उसका रिलेटेड पार्टी है, कंपनी का सब्सिडरी उसका रिलेटेड पार्टी है, कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव उसका रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, तो अभी कंपनी कभी भी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है ना, तो उसको ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लगता है। क्या लगता है? ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लगता है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी उसके साथ ट्रांजैक्शन करना चाहती है, कंपनी उसके साथ क्या करना चाहती है? ट्रांजैक्शन। बट वो ट्रांजैक्शन जो है ना, सिर्फ साल में एक ही बार नहीं होने वाला है, कंटिन्यूअसली चलते ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एवरी टाइम ट्रांजैक्शन करना है, ऑडिट कमिटी के पास जाओ, ए भाई अप्रूवल दे, अप्रूवल दे। अभी अगर कोई चीज मैंडेटरी है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे होने वाली है, तो ऑडिट कमिटी पूरा एक साल का एक साथ ही अप्रूवल दे देता है। समझा मैंने क्या बोला? ऑडिट कमिटी क्या करता है? ड्यूरिंग पूरे साल का एक ही बार में अप्रूवल दे देता है, जिसको हम बोलते हैं ओमनी बस अप्रूवल। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी बस अप्रूवल। दैट अप्रूवल इज गिवन बाय ऑडिट कमिटी रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर द होल ईयर। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? ओमनी बस अप्रूवल। तो एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार अप्रूवल दे दिया तो दे दिया, बाद में अगर उसको कुछ मॉडिफिकेशंस भी करना है तो वो कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑडिट कमिटी may make what approval regarding related party transactions proposed to be entered into by company subject to conditions as prescribed। बस यहां तक करना। रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर्स के रिलेटेड आते हैं अपन पढ़ेंगे फुल फ्लेजेड, जो 15B करेंगे ना उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पूरा डेफिनेशन। आपने तो बताया था ना कि लिस्टेड डायरेक्टर के रिलेटेड से नहीं 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 अरे डिपॉजिट्स था वो डिपॉजिट वो गलत ले रहा है। डन। फिर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का स्क्रूटिनी करता है। व्हाट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन? नाम से क्या समझ में आता है? एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, बराबर है, या इन्वेस्टमेंट्स कर रही है दूसरे कंपनी में। यही नेक्स्ट टॉपिक है अपना 15B चैप्टर, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। ठीक है, तो अगर स्क्रूटिनी कर रही है ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिया है, तो उसको चेक कौन करेगा? तुम्हारा ऑडिट कमिटी। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, वैल्यूएशन करता है किसका? अंडरटेकिंग्स या असेट्स का, जब भी जरूरी हो। इवैल्यूएट करता है, क्या इवैल्यूएट करता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स, कौन सा फंड्स का एंड यूज देखता है? एंड यूज मतलब किस चीज के लिए यूज किया, इज एंड यूज, बराबर है। तो किस चीज के लिए फंड्स यूज किया है? रेस थ्रू पब्लिक ऑफर से पैसा रेस किया है, तो जो बताया रहेगा उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होना चाहिए। तो वो कौन चेक करता है कि उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है या नहीं? ऑडिट कंपनी उसका एंड यूज चेक करता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स। पूरा एक बार फंक्शंस दोबारा कर लो।
अभी भी कुछ डाउट हो तो बताओ। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों, डन। चलो आगे। पर चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओमनीबस अप्रूवल। डन। शुरू करें ध्यान से। ऑडिट कमिटी मस्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ बीओडी, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ऑडिट कमिटी का काम है कि बोर्ड का अप्रूवल लेने के बाद वो क्या बनाएगा, क्राइटेरिया। वो क्या बताएगा, क्राइटेरिया, कि कौन से बेसिस पे वो ओमनीबस अप्रूवल देगा, ठीक है, ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो प्रपोज है टू बी एंटर। ऐसा क्यों बोल रहे, प्रपोज है टू बी एंटर, प्रपोज है टू बी एंटर्ड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब तक एंटर हुआ नहीं है, पहले अप्रूवल लेना पड़ता है ना, फिर एंटर होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, क्राइटेरिया बता रहा है कि ये क्राइटेरिया के हिसाब से मैं ओमनीबस अप्रूवल दूंगा जो प्रपोज्ड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विच नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस इंक्लूड होंगे उसमें? अभी क्राइटेरिया बताया कि ये कंडीशंस के हिसाब से अप्रूवल देगा। किसके हिसाब से अप्रूवल देगा? ये कंडीशंस के हिसाब से। पहला कंडीशन क्या है, वो बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हो सकता है in aggregate which can be allowed under the omnibus approval route in a year. Maximum amount, maximum value of transaction in aggregate, in aggregate मतलब टोटल में, ठीक है, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, कितने का टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू हो सकता है अंडर ओमनिबस रूट इन अ ईयर। फिर बी पॉइंट और ए पॉइंट में फर्क बताओ। बराबर है, सारे ट्रांजैक्शन का मिलके एग्रीगेट कितना वो भी बताएगा, और पर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना वो भी बताया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड टू ऑडिट कमिटी, क्या क्या मैनर में डिस्क्लोजर्स लगेगा ऑडिट कमिटी को वो भी बताएगा एट द टाइम ऑफ सीकिंग ऑफ ओमनिबस अप्रूवल। फोर्थ, रिव्यू भी करेगा। ओमनिबस अप्रूवल देके छोड़ नहीं देगा ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी ओमनिबस अप्रूवल को क्या करता रहेगा, रिव्यू। कब रिव्यू करेगा? इंटरवल्स पे, एज ऑडिट कमिटी में डीम फिट। related party transaction entered into by company pursuant to each of omnibus approval made। pursuant to मतलब according to, omnibus approval के हिसाब से जो भी related party transaction में enter हुए उसको वो करेगा रिव्यू, उसको वो करेगा रिव्यू। कब रिव्यू करेगा? इंटरवल्स पे। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला तुम बताओ। क्या बोला है? ट्रांजैक्शंस हो नहीं सकता सब्जेक्ट टू ओमनिबस अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल के बिना ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड? तो 5 चीजें वापस बताओ, क्या क्या क्राइटेरिया है जो वो बताएगा। मैक्सिमम वैल्यू इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर,
दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कितना हो सकता है। तीसरा एक्सटेंड एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी गिवन टू ऑडिट कमिटी। चौथा रिव्यू करेगा जिसका ओमनिबस अप्रूवल उसने दिया है, इंटरवल्स पे रिव्यू करेगा। एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन बताएगा विच के नॉट बी एंटर्ड सब्जेक्ट टू ओमनिबस। वेरी क्लियर। ओके, ये तुम बताओगे पॉइंट नंबर 2 पूरा। कम ऑन क्विक। पढ़ा? इजी है? हाँ क्या? ओमनिबस अप्रूवल देते हुए श्रेया बताओ क्या बोला है। श्रेया दूसरी है ही नहीं। ये ओमनिबस अप्रूवल देते हुए ये सब स्पेसिफाई करेगा। ओमनिबस अप्रूवल का क्राइटेरिया देते वक्त वो ये फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। क्या दो फैक्टर्स को कंसिडर करेगा? एक जस्टिफिकेशन की वो ओमनिबस अप्रूवल चाहिए इस टाइम। बराबर है, तो दो फैक्टर्स कंसिडर करेगा कि भाई ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नेचर का है। दूसरा क्या बोलेगा? ओमनिबस अप्रूवल का जस्टिफिकेशन देगा। डू यू अंडरस्टैंड? फिर ऑडिट कमिटी खुद को सेटिस्फाई करेगा कि नीड है भाई। किस चीज का नीड है? ओमनिबस अप्रूवल का, फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ रिपीटेटिव नेचर, एंड सच अप्रूवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। करेक्ट। फोर्थ, ओमनिबस अप्रूवल में ये सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। क्या क्या डिटेल्स होंगे? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, nature and duration of transaction, maximum amount of transaction can be entered, indicative base price या current contract price and formula for variation। ठीक है, current price बताएगा, अगर variation हुआ तो उसका formula बताएगा। E, any other information relevant। Do you understand? एक बार वापस रीड कर लो क्या क्या डालेंगे ओमनिबस अप्रूवल में डिटेल्स। क्लियर है? चलो आगे। डन। अभी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना है इतना पता है, बट कितना करना पड़ेगा वो पता नहीं है, और ज्यादा डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है। सी, नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैनॉट बी फोरसीन। समझ नहीं रहा है क्या करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अफोरसेड डिटेल्स, अफोरसेड मतलब अबाउट डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो भी क्या ऑडिट कमिटी ओमनिबस अप्रूवल दे सकता है फॉर सच ट्रांजैक्शन? तो बोला हाँ, बट उनका वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, नीड पता नहीं है कि करना पड़ेगा या नहीं, ऊपर के बहुत सारे डिटेल्स भी नहीं है अपने पास, तो भी ओमनिबस अप्रूवल दे सकता है, बट वहां पे वो कैप कर देगा कि पर ट्रांजैक्शन कितने का हो सकता है? 1 करोड़। क्लियर? ओमनिबस अप्रूवल कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? चेक 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 चेक। बराबर है, और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए लगेगा फ्रेश अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग। भाई कंपनी के अंडरटेकिंग बेचने के लिए कोई ओमनिबस अप्रूवल नहीं होता, वरना तो कंपनी बेच दोगे तुम। एनी अदर कंडीशन एज ऑडिट कमिटी में डीम फिट। वेरी क्लियर? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन इज 188, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन क्या है? 188। ओके, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रांजैक्शन रिफर टू इन 188, मतलब वो बोलना चाहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन छोड़ के कोई और ट्रांजैक्शन है वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजैक्शन, द कंपनी नीड्स टू मेक इट्स रिकमेंडेशन टू बोर्ड। क्या बोला है? वापस 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 पढ़ो एक बार।
अगर कहीं ऑडिट कमिटी ने अप्रूव नहीं किया ट्रांजैक्शन तो उसका रिकमेंडेशन किसको किया जाएगा? बोर्ड। समझ में आया? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बोलू? ठीक है, अब सुनो। यहाँ पे डायरेक्टर ने या ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने या ऑफिसर ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया। वो लोग पूछ रहे मैं एनी चांस शाम को लेने वाले हूँ, नहीं, तो मैं 8 से 9 ले लूंगा। हाँ। मैंने चैप्टर ऑफ कर डायरेक्टर या ऑफिसर है जिसने क्या किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर किया है, वो भी ऑडिट कमिटी से पूछे बिना, ऑडिट कमिटी से पूछे बिना, और उसको ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट का है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है? नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उतना उसने क्या किया है, बिना पूछे ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया है। तो डायरेक्टर या ऑफिसर को दिया एक मौका, बोला रेटिफाई करा लो। क्या करा लो? रेटिफाई। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिफाई? अप्रूव आफ्टर द इवेंट। रेटिफाई करा लो, किससे रेटिफाई करा लो? ऑडिट कमिटी से। कितने टाइम में करा लो? 3 मंथ्स में। बट अगर 3 मंथ्स में ऑडिट कमिटी ने रेटिफाई नहीं किया ना, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा वॉइडेबल होगा। ट्रांजैक्शन क्या होगा? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा? ऑडिट कमिटी। समझ में आ रहा है? और फिर वो जो डायरेक्टर कंसर्न है ना, अगर कंपनी को कुछ लॉस हुआ ना, तो वो इंडेमनीफाई करेगा एनी लॉस इनकर्ड बाय इट। डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? देखो मैं पढ़ती हूँ। इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इज एंटर्ड इनटू, किसने एंटर किया? डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने, वो भी बिना अप्रूवल लिए ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमेटी रेटिफाई कर सकता है, बट ऑडिट कमेटी ने रेटिफाई भी नहीं किया। कितने दिन में नहीं किया? 3 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन क्या माना जाएगा? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा? ऑडिट कमेटी। एंड ट्रांजैक्शन एंड इफ द अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड ना, ये जरा लाइन पढ़ो तो। इतना समझाना, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ये लाइन पढ़ो, मुझे समझाने की कोशिश करो, बोला क्या है। ट्रांजेक्शन को ऑडिट कमेटी ने तो ऑथोराइज नहीं किया है, वो तो फर्स्ट लाइन में ही समझ में आता ना। कोई और डायरेक्टर ने ऑथराइज किया ट्रांजेक्शन, तो वो डायरेक्टर नहीं, उससे पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनी डायरेक्टर था। हाँ, जो रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, वो रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर है। मतलब क्या? डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी, एग्जांपल दो। हाँ, सो कंपनी के डायरेक्टर ने आरपीटी किया है। हाँ, वो भी किसके? डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी के साथ। मतलब डायरेक्टर के, फॉर एग्जांपल, वाइफ के साथ। डायरेक्टर की वाइफ कंपनी का भी रिलेटेड पार्टी ही हुआ, हाँ। बट वो डायरेक्टर का भी क्या है? रिलेटेड पार्टी है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी अभी 2 एग्जांपल देती हूं मैं, समझो। मिस्टर ए ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, ठीक है? किसके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया? मिस्टर बी के वाइफ के साथ। और मिस्टर ए भी कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर बी भी कंपनी का डायरेक्टर है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर की वाइफ कंपनी की रिलेटेड पार्टी हुई। कंपनी की क्या हुई? रिलेटेड पार्टी। यहाँ पे अगर ऑडिट कमिटी ने रेटिफाई नहीं किया तो वॉइडेबल हो जाएगा। अभी वॉइडेबल हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे बताओ, सिर्फ कंपनी का रिलेटेड पार्टी है या डायरेक्टर का भी रिलेटेड पार्टी है? तो मिस्टर बी का रिलेटेड पार्टी है, और ऑथोराइज किसने किया है? मिस्टर ए ने। तो ये लोग क्या होगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अगर ट्रांजैक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथोराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर, डायरेक्टर कंसर्न्ड शैल इंडेमनीफाई। तो ये जो डायरेक्टर है ना, मिस्टर ए एंड बी, ये दोनों क्या करेंगे? इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब मेक गुड द लॉस ऑफ कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय
डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, और एक सिनेरियो, अगर मिस्टर ए ने आरपीटी किया कंपनी के होल्डिंग कंपनी के साथ, किसके किया? तो ये सिर्फ कंपनी का रिलेटेड पार्टी है या डायरेक्टर का भी रिलेटेड पार्टी है? कंपनी का। डायरेक्टर का नहीं, तो वो डायरेक्टर को इंडेमनिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर डायरेक्टर का भी रिलेटेड पार्टी है तो उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड एवरीबडी? और एक बार बोलूं क्या मैंने क्या बोला? पक्का पक्का बोलूं? अगर ट्रांजैक्शन जो एंटर किया हुआ है, किसने एंटर किया है? एक डायरेक्टर या ऑफिसर ने, ठीक है। और जो उसने ट्रांजैक्शन एंटर किया है वो कंपनी का तो रिलेटेड पार्टी है ही है, साथ में डायरेक्टर का भी क्या है? रिलेटेड पार्टी। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर के वाइफ के साथ एंटर हुआ है तो वो कंपनी का तो रिलेटेड पार्टी है, और किसका रिलेटेड पार्टी है? डायरेक्टर का। तो वो जो डायरेक्टर है ना, जिसने एंटर, जिसका वो रिलेटेड पार्टी है या जिसने ऑथोराइज किया है, वो कंपनी को इंडेमनिफाई करेगा फॉर एनी लॉस। डू यू अंडरस्टैंड? ऑनलाइन वालों समझ में आया? एवरीबडी ओवर हियर समझ में आया कॉन्सेप्ट? पक्का पक्का? ठीक है, ओके। अभी ट्रांजैक्शन अगर बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स डब्ल्यूओएस है, ये तुम पढ़ के मुझे बताओगे क्या बोला है? ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड डब्ल्यूओएस, यहां से पढ़ो। ये कट कर दो, एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यहां तक करो। पढ़ा क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो एक्चुअली बोलते हैं कि अदर देन 188, 188 में कवर्ड है, वो छोड़ के अगर कोई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो, अगर होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी के बीच में है तो ऑडिट कमेटी के अप्रूवल का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बट इतना डिटेल में तुमको पूछेंगे नहीं, तो बेसिक याद रखना कि डब्ल्यूओएस के साथ है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तुम खुद पढ़ लो, ये वाला पार्ट। पढ़ा? क्या बोलने की कोशिश की? ऑडिटर्स एंड केएमपी को क्या हो, बट दे कैन नॉट, ठीक। विजिल मैकेनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हो सकता है अलग से। ठीक है, अभी बच्चा लोग मुझे यहां से लेकर यहां तक पढ़ के बताओ ना, विजिल मैकेनिज्म है क्या? मैकेनिज्म मतलब, मतलब एक सिस्टम बनाया है। विजिल मतलब नजर रखने वाला, ठीक है। एक सिस्टम बनाया है, क्यों सिस्टम बनाया है? जरा ये 3 लाइन पढ़ के मुझे बताओ। लिस्टेड कंपनीज कौन सी है आगे? ठीक है, वो लोग क्या बनाएंगे? विजुअल मैकेनिज्म। क्यों? उनके डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो अपने कंसर्न्स को रेस कर सके। अभी कंसर्न तो है, जाने का
किधर, किसको कंप्लेन करने का, वो सब कहाँ दिया ये, या एम्प्लॉय क्या रेस कर सकते हैं, अपने जेन्युइन कंसर्न्स रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी कंपनीज को बोला है कि विजिल मैकेनिज्म फॉर्म करना ही पड़ेगा, पहली तो लिस्टेड कंपनी है, वो ऊपर ही देख लिया, उसको फॉर्म करना पड़ेगा विजिल मैकेनिज्म। बोरोड मनी किसे बोरो किया है, बैंक्स एंड पीएफआई से इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, उनको फॉर्म करना ही पड़ेगा। समझा क्या? सेकंड पॉइंट तुम पढ़ के बताओ, वो फॉर इट। डन? क्या समझ में आया, कौन बता रहा है मुझे? जो जो अगर ऊपर जैसे बताया सेटअप किया है, ऊपर जैसे बताया वैसे विजिल मैकेनिज्म सेटअप किया है, तो तो वो एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है हाँ, एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को। एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को एडिक्वेट सेफगार्ड देता है विजिल मैकेनिज्म अगेंस्ट, अगर वो विक्टिम है, बराबर है, और उनको प्रोविजंस बना के देता है, किस चीज का प्रोविजन, बराबर है, वो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली किसको, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी के पास माइंड पर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ करता था, इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स, फ्रिवोलस मतलब सिली, नॉट सीरियस वाले कंप्लेंट, तो अगर रिपीटेड सिली कंप्लेंट्स कोई कर रहा है, कौन फाइल कर रहा है सिली कंप्लेंट्स, डायरेक्टर या एम्प्लॉय, द ऑडिट कमिटी और डायरेक्टर नॉमिनेटेड टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी सूटेबल एक्शन लेगा, किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, कंसर्न डायरेक्टर या एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग रेप्रीमाइंड, रेप्रीमाइंड मतलब डांट लगाना, वार्निंग देना। हाँ, रिद्धि लिख वहां पे। समझा? डांट लगाना, सीरियस वार्निंग देना इज रेप्रीमेंड। कौन सा पॉइंट, सेकेंड वाला? हाँ, सेकेंड वाले पॉइंट में बोला है कि विजिल मैकेनिज्म सेटअप क्यों किया जाता है, ताकि वो एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे, किसके अगेंस्ट एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है, विक्टिमाइजेशन, कौन विक्टिम होने वाला है, एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, बराबर है। तो अगर वो लोग विक्टिम है तो वो ये मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म के अंडर डायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है, किसको एक्सेस दिया जाता है, डायरेक्टली एक्सेस दिया जाता है कि तुम ऑडिट कमिटी के चेयरपर्सन के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, और माइंड यू ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, ये हम लोग ने चार्ट में पढ़ा, बराबर है। तो डायरेक्टली तुम ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास जाके, या कोई भी अगर डायरेक्टर नॉमिनेटेड है टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, उसके पास जाके एक्सेस करके विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो अंडर दिस मैकेनिज्म। डू यू अंडरस्टैंड? समझा क्या रे?
ठीक है। और अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेन किया, सिली कंप्लेन किया, फ्रिवलेस मतलब सिली कंप्लेन किया, तो ऑडिट कमिटी जो है वो डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लेगा और उसको रेप्रीमेंड करेगा। रेप्रीमेंड करेगा मतलब डैम्प लगाएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, वो ओवरसी करेंगे। ऑडिट कमिटी ओवरसी करेगा। ओवरसी करेगा मतलब सुपरवाइज, नजर रखेगा। किस पे नजर रखेगा? विजिल मैकेनिज्म पे, थ्रू द कमिटी। एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ गिवन केस, दे शुड रिक्यूज देमसेल्फ। क्या बोला है? अगर ऑडिट कमिटी का जो मेंबर्स है उसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट आया है वो उसका दोस्त भी है, बराबर है, तो उसका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो मेंबर को रिक्यूज कर देगा। रिक्यूज मतलब खुद को अलग कर देने का, रिमूव कर देने का वहां से। रिक्यूज मतलब रिमूव योर वन सेल्फ। समझा क्या? तो वो रिक्यूज कर देगा अपने आप को, एंड द अदर्स ऑन द कमिटी वुड डील विद द मैटर। समझा? ऑडिट कमिटी के पास कोई कंप्लेन आया एंड वन ऑफ द मेंबर्स का कुछ लेना देना है वो कंप्लेंट से, तो वो खुद को क्या कर देगा? वहां से रिमूव, और बाकी के मेंबर्स डील करेंगे कंप्लेंट से। डू यू अंडरस्टैंड? The details of establishment of vigil mechanism is required to be disclosed by company on its website. तो ये vigil mechanism का establishment जो है उसके बारे में details देना पड़ेगा। Details कहाँ disclose करेंगे? Company disclose करेगी अपने website पे और अपने board report। समझा? That is about audit committee. Now we start with NRC section 178। लिख दो। क्या हुआ है? मास्क पहन के बैठ तू। रीजन क्या पूछ रहा है? सबको आएगा ना आजू बाजू। तो इम्यूनिटी बढ़ा रहा है सबका। बढ़िया। सुन ना सुहानी, मेरा बॉटल है क्या वहां पे? देखना मेरा बॉटल। डन डन डन, लिख दिया? लिख दिया। चलो, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। बच्चा लोग, नाम से क्या समझ में आता है? ये कमिटी क्या करती होगी? नॉमिनेट एंड रेम्यूनरेशन डिसाइड करती होगी। थैंक यू। नॉमिनेट एंड रेम्यूनरेट करती होगी। किसका नॉमिनेशन करती होगी? मेंबर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड पे कौन बंदा आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, कितना वैरायटी डाइवर्सिटी जरूरत है बोर्ड पे, हर एक डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, ये सब रिकमेंड करने वाला एनआरसी। डू यू अंडरस्टैंड? बोर्ड मेंबर्स पे कौन होना चाहिए, कौन रिकमेंड करता है? एनआरसी। उनका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, कौन रिकमेंड करता है? एनआरसी। वो लोग को इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, वो भी कौन करता है? एनआरसी। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। So the nomination and remuneration committee helps the board of director in preparations relating to election। किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है? इलेक्शन। किस चीज को इलेक्ट कर रहे हैं? मेंबर्स ऑफ बीओडी। ठीक। एंड इन हैंडलिंग मैटर्स विद इन इट्स स्कोप ऑफ responsibility that relate to conditions of employment and remuneration of senior management and managements and personnel's remuneration। तो वो सब टर्म्स डिसाइड करता है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है। किसका डिसाइड करता है? सीनियर मैनेजमेंट का, and managements and personnel's remuneration and incentive schemes. The responsibility of NRC are defined in NRC पॉलिसी। किस में दिया होता है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी में दिया होता है एनआरसी का क्या क्या काम है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन डॉक्यूमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये आया ना एनआरसी, तो तुम क्या क्या लिखोगे? ये लिखोगे?
अगर एनआरसी का आंसर आया तो पहले इतना लिखना है। अब एनआरसी किस किस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, देखो ये लिमिट्स ऑडिट कमिटी और एनआरसी के सेम है। ऑडिट कमिटी और एनआरसी के लिमिट्स सेम है। समझा? ऑनलाइन वालों समझ में आया? मार्क कर लो क्या क्या लिखना है आंसर में। हाँ मालूम है, बट मैंने कुछ सिखाया नहीं था, डोंट वरी। मैंने सिर्फ मार्क कराया है कि आंसर आया तो ये लिखना है, और ये लिमिट्स ऑफ एनआरसी है, और एनआरसी के लिमिट्स एंड ऑडिट कमिटी के लिमिट सेम है। समझा? ऑनलाइन वालों, दूसरों बच्चों, मार्क किए, चलो आगे। ओके, ये भी सेम है, देखो इन लोगों को एनआरसी करने की जरूरत नहीं है, वही ऑडिट कमिटी में भी पढ़ा था अपन। आगे नहीं, आ जाओ, डब्बे बताओ। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 और मोर, बहुत अलग है। 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में फुल टाइम काम नहीं करते, वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। और एनआरसी में सारे 3 और मोर डायरेक्टर्स कौन से टाइप के होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव। डू यू अंडरस्टैंड? द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, may be appointed as a member of NRC but shall not chair such committee। क्या बोलने की कोशिश की? मुझे तो कुछ नहीं समझा। चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है या नॉन एग्जीक्यूटिव भी। कैसा? सब नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव करने बोला ना, मेंबर्स। चेयरपर्सन अरे चेयरपर्सन मेंबर ही होता है भाई। चेयरपर्सन भी वन ऑफ द मेंबर ही है ना, है ना? तभी तो 5 और 10 गिने थे मिल मिल के। हाँ, कंपनी का चेयरपर्सन। कंपनी का चेयरपर्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है। हमने कल ही पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट, कल पढ़ा था ना। तो कंपनी का चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। और क्या कंपनी का चेयरपर्सन एनआरसी में जगह पा सकता है? हाँ, पा सकता है, बट मेंबर बन सकता है, चेयर नहीं बन सकता। डू यू अंडरस्टैंड? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, वो मेंबर बन सकता है एनआरसी में, बट चेयरपर्सन बन नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड श्रावणी? समझ में आया तुमको कि नहीं? ओके, एज पर एलओडीआर पढ़ो। कितना है? सेम बोला है, यहाँ पे भी सेम बोला है, सिर्फ लिखा क्या है? चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। यहाँ पे क्या बोला है? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। बाकी सेम। क्लियर? ये रेगुलेशन लिखा कि नहीं तुमने? एलओडीआर का रेगुलेशन लिखो। ऑडिट कमेटी का क्या रेगुलेशन नंबर था? 18। ये क्या है? 19। कमान 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 कमान। ये वहां पे एक नोट भी लिख दो, हाँ, लिमिट्स आर सेम एज ऑडिट कमेटी। वहां पे एक नोट भी लिख दो, ऑडिट लिमिट्स आर सेम एज ऑडिट कमेटी, जहाँ पे सेक्शन लिखोगे। हाँ लिखना था मेरा नाम। रेगुलेशन 19, और क्या लिखेगी? अरे वो नहीं नोट है। नोट ये कि लिमिट्स ऑफ ऑडिट कमिटी एंड एनआरसी आर सेम।
हम्म, एंड क्या, चलो चलो चलो, टाइम पास नहीं करो। हेलो, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितना होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट? 1/2 मतलब एक और आधा, एक का आधा, 1/2 मतलब एक एंड आधा ना, वही तो बोल रही हूँ, 1.5, 1.5, 0.5 आधा। इंसान को आधा कैसे काटेंगे? 0.5 मतलब इंसान को आधा काटना है। 1/2 मतलब टोटल मेंबर्स का हाँ, तो 50% बोलो ना। 1/2 मतलब 50%। किधर बोला? इंटू 100 खुद करूं मैं, 2.5 बोलो सिर्फ, है ना? 1/2 मतलब 1/2 मतलब 50% बोर्ड क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 50% ऑफ कमिटी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्लियर? ऑडिट कमिटी में एसआर इक्विटी का भी क्लॉज था। ऑडिट कमिटी में एसआर इक्विटी का क्लॉज था, यहाँ पे एसआर इक्विटी का क्लॉज नहीं है, याद रहे। चेयरपर्सन के बारे में कुछ बोला नहीं है। सेबी बोलता है हमको तो आईडी चाहिए भाई, बराबर है। प्रेजेंस इन जनरल मीटिंग क्या सेम है? जरा पढ़ के देखो, ऑडिट कमिटी का और ये सेम है क्या? चेक करो चेक करो चेक करो। नहीं, थोड़ा अलग है, पढ़ लेते हैं, आ जाओ। चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी या उसके एब्सेंस में एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथोराइज्ड बाय हिम शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट का सेम है, सेबी का थोड़ा सा अलग है। सेबी क्या बोलता है? चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी मे बी प्रेजेंट at AGM to answer the shareholders query. However, वो चेयरपर्सन पे वो डिसाइड कर सकता है who shall answer the queries। वो आंसर नहीं करेगा, कोई और भी उसके बिहाफ पे आंसर कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। मीटिंग जरा देखो तो, मीटिंग के बारे में कुछ बोला है या एज नेसेसरी बोला है? एज नेसेसरी, एज स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड। और यहाँ पे क्या बोला? एटलीस्ट। ऑडिट कमिटी में कितना बोला था सेबी ने? 4। यहाँ पे कितना बोला है? 1। क्लियर? कोरम का पार्ट सेम है जो ऑडिट कमिटी में देखा था, चेक करो तो जरा। कोरम का पार्ट कंपनीज एक्ट वाला सेम है कि नहीं? ऑडिट कमिटी में चेक करो। सेम है, एकदम डिट्टो। सेबी का अलग है, कंपेयर करके बताओ ऑडिट कमिटी का सेबी में क्या बोला था और यहाँ पे सेबी में क्या बोला? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पे? ऑडिट कमिटी में। यहाँ पे भी 2 मेंबर्स और 1/3 ही है, जस्ट लाइक ऑडिट कमिटी। बट वहां पे मिनिमम 2 आईडी बोले थे, यहाँ पे एटलीस्ट 1 आईडी बोला है। बैठा, कंपेयर किया। फंक्शंस मार्क करा रही हूँ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला है। समझा क्या? कमिटी क्या आइडेंटिफाई करेगा? पर्सन्स क्वालिफाइड टू बिकम एंड मे बी अपॉइंटेड इन सीनियर मैनेजमेंट। वेरी क्लियर? ठीक है।
यहाँ पे ध्येय लिखो या कमिटी लिखो, कमिटी लिखो, कमिटी लिखो, ध्येय मत लिखो, कमिटी लिखो। पॉइंट नंबर 2, कमिटी कमिटी स्पेसिफाई करता है मैनर ऑफ इफ मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन। क्या बताता है? तरीका। किस चीज का तरीका बताया? इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएट क्या करना है? परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड। बोर्ड अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन कौन करता है? तरीका कौन बताता है? एनआरसी। बराबर है। बोर्ड का परफॉर्मेंस, कमिटीज का परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने का तरीका कौन बताता है? एनआरसी। इवैल्यूएशन करेगा कौन? या तो बोर्ड, या तो एनआरसी, या तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी। और उसका इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कौन करेगा? एनआरसी। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा, एनआरसी क्या स्पेसिफाई करता है? मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड, कमिटी एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। और इवैल्यूएशन करेगा कौन? बोर्ड कर सकता है, एनआरसी कर सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी कर सकता है। और ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये रिव्यू कौन करेगा? एनआरसी। डू यू अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। फिर रेकमेंड से लेकर यहां तक पॉइंट नंबर 4 क्या फॉर्मुलेट कर रहा है वो? पॉइंट 3 एंड 4 समझाओ मुझे। क्या फॉर्मुलेट करा पहले पॉइंट में? क्राइटेरिया। किस चीज का क्राइटेरिया? क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर। बराबर है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में वो रेकमेंड करेगा पॉलिसी किसके रिलेटेड? रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी एंड एम्प्लॉयज। बराबर। ओके। While formulating its policies, NRC shall ensure that, ये पॉइंट नंबर 5 बनेगा तुम्हारा। डन। ऐसे पॉइंटर्स में आंसर लिखना। ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? जब पॉलिसी बनाएगा एनआरसी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या क्या चीज कंसीडर करेगा? एकदम मस्त बोला है कि क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी। पॉइंट नंबर ए बोलता है कि जब हम रेम्यूनरेशन का कॉम्पोजिशन बनाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि रेम्यूनरेशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। इतना रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो अट्रैक्ट करे लोगों को, रिटेन करे एंड मोटिवेट करे। किसको? डायरेक्टर्स को। अभी सब सैलरी के लिए काम करते हैं ना, तो सैलरी कम होगा तो मोटिवेशन होगा क्या तुमको? नहीं, सैलरी ज्यादा होगा तो मोटिवेशन होगा। और एनआरसी उसी हिसाब से पॉलिसी बनाता है कि सैलरी अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिटेन कर सके एम्प्लॉयज को, मोटिवेट कर सके डायरेक्टर्स को, और क्वालिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, जो रन करने के लिए जरूरी है। क्या रन करने के लिए जरूरी है? कंपनी को सक्सेसफुल। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? और रिलेशनशिप जो है रेम्यूनरेशन का, किसके साथ करना चाहिए? परफॉर्मेंस। जितना परफॉर्मेंस उतना अच्छा रेम्यूनरेशन, जैसा परफॉर्मेंस उतना अच्छा रेम्यूनरेशन। और ये जो रिलेशनशिप है वो एकदम क्लियर होना चाहिए एंड मीट्स अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। एंड जो रेम्यूनरेशन है टू डायरेक्टर्स, केएमपी एंड सीनियर मैनेजमेंट, ये बैलेंस होना चाहिए। फिक्स रेम्यूनरेशन भी होना चाहिए और इंसेंटिव्स भी होना चाहिए।
डू यू अंडरस्टैंड? अभी ये जो पॉलिसी है उसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? वेबसाइट, ठीक है। पूरा पॉलिसी कहाँ मिलेगा? वेबसाइट। तो पॉलिसी बड़ा होता है ना, तो उसके जो सैलिएंट फीचर्स है ना, विथ वेब एड्रेस ऑफ पॉलिसी कहाँ डालेंगे? बोर्ड्स रिपोर्ट में। सैलिएंट फीचर्स का होगा बोर्ड्स रिपोर्ट, और एक लिंक भी देंगे कि पूरा पॉलिसी कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे। समझा? एडिशनल रोल मत करो, उतना ही लिखना। अच्छा, ये एडिशनल रोल सभी के अंडर दिया हुआ है। काट दिए। वो पेंसिल से काटा ना। बहुत होता है, लाखों में होता है। ऑनलाइन है, सिर्फ एमसीक्यू ही है, कैमरा ऑन रखने का है, तो इधर ही बैठ के देना। कॉपी कर सीएस भी अच्छा काम करेगा तो डायरेक्टर लेवल पे जा सकता है। सीएस को भी बहुत पैसा मिलेगा अच्छे के, जैसे जैसे हायर अप जाएगा। डायरेक्टर को तो और मगजमारी होता है मैनेजमेंट करने का। ये एक काम करते हैं, इसको पेंडिंग छोड़ो, मैं बाद में जब लिखाऊंगी फंक्शंस में उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। चलो नेक्स्ट, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। चलो चलो चलो, चैप्टर खत्म करना है, फिर ब्रेक लेना है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, चैप्टर खत्म करके ही ब्रेक लेंगे अपन। हाँ, ब्रेक चैप्टर खत्म करके। जल्दी जल्दी नहीं हो सकता यशमीत, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। तुम टाइम पास कम करो। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी सेक्शन, अगेन सेम सेक्शन है जो एनआरसी का है 178। तो स्टेक होल्डर का और एनआरसी का जो सेक्शन है वो सेम है, सिर्फ सब सेक्शन चेंज होता है। तो तुम 178 लिखेगा तो चलेगा, वहां पे नोट डाल दो। सेक्शन ऑफ एनआरसी एंड स्टेक होल्डर इज सेम। सेक्शन सेम एज एनआरसी। डन। अभी स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी के साथ डील करता है ना वो स्टेक होल्डर होता है। सप्लायर स्टेक होल्डर होता है, परचेसर स्टेक होल्डर होता है, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर होते हैं। जो भी कंपनी के साथ डील करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के साथ कंपनी का रिश्ता अच्छा होना चाहिए ना, अगर उनको कोई कंप्लेन है तो रिजॉल्व होना चाहिए ना। कौन रिजॉल्व करता है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, 6:30। चलो, कितने बजे? है कि खत्म होएगा? अब कितने बजे? जिगी है ना, कितने बजे? 4:30 to 7। साढ़े छः। 9। चलो 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 चलो। 178 subsection 5 provides for constitution of stakeholder relationship committee. Board of directors of company which consist of more than 1000 shareholders. कंपनी में कितने शेयर होल्डर है? 1000
debenture holder, deposit holder and any other security holders at any time during the financial year. कंपनी में 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर है तो ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर तो बोर्ड को क्या कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर ये सब नहीं है। अगर कंपनी में 1000 से ज्यादा स्टेक होल्डर है, दो स्टेक होल्डर इंक्लूड्स सिक्योरिटी होल्डर्स, एनी सिक्योरिटी होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, शेयर होल्डर, सब मिलके अगर 1000 है तो तुमको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक, ओके आ जाओ। एज पर कंपनीज एक्ट कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए? यहाँ पे बोला है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। कंपनीज एक्ट साइलेंट है, ठीक है। सेबी रेगुलेशन लिख दो 20, सेबी का रेगुलेशन 20, कम ऑन क्विक 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 क्विक। एग्जीक्यूटिव्स चलते हैं, हाँ। लिख दिया रेगुलेशन 20, ठीक है। अभी रेगुलेशन 20 क्या बोलता है? कितने मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए? एटलीस्ट उसमें से एक क्या होना चाहिए? आईडी, एक आईडी, समझा? और एसआर वाला पॉइंट यहाँ पे भी है देखो। बट ऑडिट कमेटी में बोला था कि अगर कंपनी में एसआर है तो सारे आईडी लगेंगे, और यहाँ पे बोला है कि एसआर है तो 2/3 आईडी लगेंगे, समझा? ये लिमिट याद करने पड़ेंगे, गोंदड़ हो जाएगा, ठीक है। चेयरपर्सन क्या होगा? एनईडी, सेम बोला है यहाँ पे भी, एनईडी, ठीक। चेयर प्रेजेंस इन एजीएम या जनरल मीटिंग लगेगा क्या? तो बोला चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर कमिटी या उसके एब्सेंस में कोई और मेंबर जो ऑथोराइज्ड हो बाय हिम इन हिज बिहाफ अटेंड करेगा जनरल मीटिंग। यहाँ पे क्या बोला है? चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर शैल बी प्रेजेंट, शैल बी मतलब मैंडेटरीली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा एट एजीएम टू आंसर क्वेरीज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। क्लियर? मीटिंग बताओ, सेम बोला है क्या जैसा कंपनीज एक्ट SS1 एज नेसेसरी? यहाँ पे बोला एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, समझा क्या? कोरम का कंपनीज एक्ट वाला ही पार्ट है, देखो सेम, सब में सेम ही है, बराबर है। और सेबी ने भी स्पेसिफाई नहीं किया है कोरम। क्लियर? आ जाओ फंक्शंस, पॉइंट नंबर 1 पढ़ के बताओ। सिक्योरिटी होल्डर का कंप्लेंट रिजॉल्व करना ये उसका फंक्शन है। अभी यहाँ पे बोला है कंप्लेंट किस किस रिलेटेड हो सकता है, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, न्यू और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स के बारे में, जनरल मीटिंग के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कंप्लेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिव्यू करता है वो मेजर्स टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइजिंग ऑफ वोटिंग राइट, मेक श्योर करता है कि वोटिंग राइट शेयर होल्डर इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर पाए, ठीक है। फिर रिव्यू करता है सर्विस स्टैंडर्ड्स, क्या रिव्यू करता है? सर्विस स्टैंडर्ड्स। किसका सर्विस स्टैंडर्ड्स रिव्यू करता है? अडॉप्टेड बाय लिस्टेड एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सर्विस बीइंग रेंडर्ड बाय रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। रिव्यू करता है मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन बाय लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी क्या क्या मेजर्स लिया वो भी रिव्यू करता है। किस चीज का मेजर्स लिया लिस्टेड एंटिटी? टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड कम हो उसका मेजर्स क्या लिया कंपनी ने वो चेक करेगा। इंश्योर करेगा कि टाइमली रिसीट ऑफ डिविडेंड वारंट्स हो एंड एनुअल रिपोर्ट स्टैट्यूटरी नोटिस बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिफ्थ, ये फंक्शंस तुम्हारे क्लियर?
RMC, बच्चा लोग ये RMC जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, दिस इज नॉट फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, not formed under companies act, it is formed only in listed companies, SEBI के अंडर. RMC is committee given only under SEBI. कंपनीज एक्ट ये कमिटी के बारे में बात नहीं करता. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है. अभी तक हमने जितनी कमिटीज पढ़ी उसमें कमिटी में मेंबर्स कौन थे? डायरेक्टर्स. ये अकेला कमिटी है जिसमें डायरेक्टर्स के अलावा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट माई सेल्फ, हमने अब तक जितनी कमिटीज पढ़ी, ऑडिट कमिटी, NRC कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, उसमें कौन थे मेंबर्स? सिर्फ डायरेक्टर्स. बराबर है. ये अकेला एक कमिटी है जिसमें डायरेक्टर्स तो होते ही होते हैं, बट बोर्ड मेंबर्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी उसका हिस्सा. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है. यहाँ पे अगर हम नाम पढ़ें तो ये रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का नाम क्या होगा? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना, मैनेज करना. समझ में आ रहा है? क्या होगा? आइडेंटिफाई, रिपोर्ट, मैनेज. करेक्ट है. रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. बराबर है. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी फॉस्टर्स मतलब एनकरेजेस, encourage करता है इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज वाइड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क. तो ये रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या फॉस्टर करता है, क्या इंकरेज करता है? अप्रोच को इंकरेज करता है, एंटरप्राइज वाइड अप्रोच को इंकरेज करता है कि आइडेंटिफाई हो सके, मैनेज हो सके. क्या आइडेंटिफाई और मैनेज हो सके? रिस्क. और प्रोवाइड करता है इम्पेटस टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? हाँ, गाइडेंस लिख सकते हो. इनपुट्स देता है, ऐसे भी लिख सकते हो. इट गिव्स गाइडेंस टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग बोथ फॉर मैनेजमेंट एंड बोर्ड. ठीक है. अभी यहाँ पे सिर्फ इतना मैनेज करना, इतना लिखना. डन. इतना लिखना. सेक्शन ऊपर वाली पॉइंट पढ़ा क्या तुम लोग ने? Companies Act does not specifically contain any provision with respect to risk management committee. Risk management committee के बारे में Companies Act में दिया हुआ नहीं है. But section 177 was related to ऑडिट कमिटी. यहाँ पे बोला है 177 में बोला है कि ऑडिट कमिटी जो है वो इवेल्युएट करता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क. तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में काम किसको दे दिया? ऑडिट कमिटी. बराबर. अब ये लाइन रेगुलेशन नंबर 21 ऑफ LODR वो बोलता है कि कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू क्या बनाना है? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. लिख दो रेगुलेशन 21. वहां पे सेक्शन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपनीज एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है. सीधा रेगुलेशन. इधर कुछ गिर गया, इधर तो गिरता ही नहीं, घूम जाता है. कैसा? आंटी को मिलता रहेगा फिर. आंटी को भी क्या गायब हो गया? तू लाया था? हाँ, 50 रुपीज का पेन लाया था, गायब हो गया. तेरे बाजू में कौन बैठा था? ये आके कंपास चेक कर. क्या होगा? क्या हम लोग का क्या होता है? कौन सा क्लिक वाला पेन? हाँ हाँ, देखा. वो मेरे को फॉर्म फिल करने कीर्ति ने दिया था, तो मुझे पता है वो ब्लू पेन.
देखा, कहीं गायब नहीं होता, एक दूसरे के पास चला जाता है। चलो आगे चले। एप्लीकेबिलिटी, ध्यान 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 ध्यान। द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन, अभी कंपनीज में भी किसको ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, एकदम ध्यान देना। प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। किसको एप्लीकेबल है आरएमसी का प्रोविजन? टॉप 1000, डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ in the immediate preceding financial year and high value debt listed entity. What is high value debt listed entity? जिसका क्या लिस्टेड है? डेट। और कितने का? 500 करोड़। बहुत ज्यादा बोलता है, 500 करोड़। 500 करोड़ का डेट लिस्टेड है। डिबेंचर्स वगैरह, डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह कुछ लिस्टेड है। कितने का लिस्टेड है? 500 करोड़ एंड अबाउट, तो वो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है। तो दो लोगों को आरएमसी फॉर्म करना है, एक टॉप 1000 लिस्टेड, दूसरा हाई वैल्यू डेट लिस्टेड। लिखा तुमने डिबेंचर कितना लिस्टेड है कंपनी का? 500 करोड़। लिख दिया सबने? अरे वाह, फटाफट लिखा, चिट्टी हो तुम लोग। चलो आगे आगे, एकदम ध्यान एकदम ध्यान एकदम ध्यान। कॉम्पोजिशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बच्चा लोग, मैंने तुमको बोला ना, ये अकेला कमेटी है जिसमें डायरेक्टर्स के अलावा भी लोग होते हैं। ध्यान देना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स, बट उसमें मेजोरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर्स ऑफ बीओडी। समझा? 3 लोग होंगे, बट उसमें मेजोरिटी क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बराबर है, मतलब बोर्ड के अलावा भी कोई और हो सकता है, और एटलीस्ट एक क्या होगा? आईडी। डू यू अंडरस्टैंड? एसआर वाला पॉइंट पढ़ के बता मुझे। 2/3 क्या होगा? एसआर इक्विटी है तो आईडी। ध्यान ध्यान ध्यान, नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ के बताओगे क्या बोला है चेयरपर्सन के बारे में? कम ऑन। क्या बोला है? चेयरपर्सन होगा और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे। परफेक्ट, क्लैरिटी मिला। चेयरपर्सन कौन होगा? डायरेक्टर ही होगा। और मेंबर्स कौन बन सकते हैं? सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। वेरी क्लियर। मीटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कितनी बार मिलेगा? बराबर है। कोरम कितना होगा? 2 और 1/3, विच एवर इज हायर, और एटलीस्ट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अटेंडेंस होना चाहिए। क्या बोला है? आरएमसी में बोर्ड के अलावा और भी मेंबर होते हैं ना, तो कोरम तो कोई भी मेंबर फॉर्म कर सकता है। तो कोरम कितने लोग फॉर्म कर सकते हैं? 2 या 1/3, विच एवर इज हायर। तो मिनिमम 2 तो होंगे ही, बट वो 2 में से एटलीस्ट एक बीओडी का मेंबर होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे दूसरे में अपन पढ़ा ना, एक आईडी होना चाहिए प्रेजेंट, वैसे यहाँ पे क्या है? बोर्ड मेंबर प्रेजेंट। क्लियर? समझा? हाँ पक्का? कितनी बार मीटिंग करनी है? shall be conducted in such manner that on continuous basis not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meeting। मतलब हर 180 दिन में तो करनी ही करनी है। समझ में आ रहा है? तो मीटिंग इस हिसाब से करनी है कि 2 मीटिंग के बीच का गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? फंक्शंस, the board of director shall define the role and responsibility of risk management committee। मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो। इंट्रोडक्शन में यही लिखना है अपने को। ओके अभी यहाँ पे धे लिखो, धे धे, या बीओडी लिखो, बीओडी बीओडी बीओडी। अब ये लाइन पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला है। मैं जो मार्क करा रही हूँ वो इंट्रोडक्शन आया। हाँ, बाकी का तो पॉइंटर्स है ना ऑलरेडी। पढ़ा क्या? बीओडी डेलीगेट करता है। डेलीगेट मतलब कौन सा काम डेलीगेट करता है? मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। क्या रिव्यू करते हैं ये लोग? किसको देता है? कमिटी को। श्योर इनफ? ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट। इतना लिखना जो मैं बोल रही हूँ। सच फंक्शन शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी। साइबर रिस्क होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सेबी में कहाँ दिए हुए हैं? पार्ट डी, शेड्यूल 2 ऑफ सेबी एलओडीआर। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के फंक्शंस कहाँ दिए हैं? पार्ट डी, शेड्यूल 2 ऑफ सेबी एलओडीआर। क्लियर? उसमें क्या क्या रोल दिए हैं? पहला वाला तुम सबको पता है, चेक चेक चेक। डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है। नेक्स्ट, मेथोडोलॉजी कट कर दो। ये पढ़ के बताओ, जो काटा है वो काटो और पढ़ के बताओ। पढ़ा क्या पॉइंट नंबर 2? जल्दी करो, पॉइंट नंबर 2 एंड 3 दोनों। हम्म, 2 एंड 3 दोनों पढ़ा? 2 कौन बता रहा है मेरे को? किसी से भी पूछो? ये भी पढ़ लो। है ना? मत करो। डन? क्या क्या बोला है पॉइंट नंबर 2 में? निधि बताएगी। हेलो। कमिटी इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएट प्रोसेस और सिस्टम होना चाहिए कि मॉनिटर द रिस्क जो एसोसिएटेड है बिजनेस। परफेक्ट। 3 वाला कौन बताएगा मुझे? आयुष बताएगा। 3 इंग्लिश। इंग्लिश रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पे मतलब वो ओवरसी करते देखते हैं, नजर रखते हैं नजर क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं? इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर रहा है ना। हाँ, इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। और थर्ड फोर्थ में क्या बोला है? रिव्यू भी करेगा पॉलिसी को एटलीस्ट इन टू कीप द बीओडी इन्फॉर्म्ड। बीओडी को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द नेचर एंड कंटेंट ऑफ इट्स डिस्कशन, रिकमेंडेशंस एंड एक्शन। क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए डिस्कशन का, रिकमेंडेशन क्या है, एक्शंस क्या है, वो बीओडी को इन्फॉर्म करेगा। समझा क्या? पावर खुद पढ़ लो, अपन ऑलरेडी ये पॉइंट पढ़े हुए हैं, सेम पॉइंट रिपीट है। ये पॉइंट कौन से इसमें पढ़ा था? ऑडिट कमेटी में पढ़ा था क्या सेम पॉइंट पावर? करा दूं? चैप्टर ही खत्म हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट एक्स्ट्रा तो 20 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक दे। Yashmeet, let's not do that, please. Just kidding. Don't kid. You are not a kid. इसका और सुन लो आप बात कर जैसे जब नहीं तो मारेगा। चलो पढ़ा दो 10 मिनट, क्या बहुत भूख लगी है। एक्चुअली अपने को फंक्शंस लिखने भी है। पर ठीक है, ब्रेक ले लो, खत्म नहीं होगा चैप्टर क्योंकि 2 फंक्शंस लिखने भी हैं। ले लो ले लो। उसके बाद ये फंक्शंस लिखेंगे और फिर नया चैप्टर। अरे तो चैप्टर तो कंटिन्यूएशन में ही आएगा ना बेटा। हाफ एन आवर
बट टाइम पे आ जाना